Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about World Wetlands Day. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Environment point of view. सबसे पहले समझते हैं वेटलैंड आखिर होता क्या है। देखिए, वेटलैंड इज ए प्लेस विच इज़ अ काइंड ऑफ बफर जोन बिटवीन अ कंप्लीट वाटर बॉडी एंड टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम। मतलब आप कहिए लैंड और वाटर बॉडी जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह के बीच का जो एरिया होता है उनको आप कह सकते हैं वेटलैंड्स। सो अ वेटलैंड इज ए प्लेस वेयर लैंड इज कवर्ड विथ शैलो वाटर और वेट बाय वाटर। तो वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज लैंड्स ट्रांजिशनल बिटवीन टेरिटोरियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे बड़ा सा पॉन्ड है और ये लैंड है, तो उसके बीच का जो एरिया जो शैलो वाटर है या फिर द लैंड विच हैज़ बीन वेट बाय वाटर, दैट विल बी नोन एज वेटलैंड्स। इट इंक्लूड्स मार्सेस, पॉन्ड्स, वो जो दलदल वाला एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की खासियत ये होती है कि दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग द पॉल्यूटेंट्स इन द वाटर बॉडीज़, और जो प्योर वाटर होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फिल्टरेशन वो मूव करता है टू द लोअर स्ट्राटा। तो जैसे कि ऊपर के जो वेटलैंड्स हैं वहाँ से पॉल्यूटेंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं, सीव आउट हो जाते हैं, एंड द प्योर वाटर मूव्स टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द रॉक सिस्टम। तो इस कारण से कभी कभार वेटलैंड्स को हम लोग कहते हैं दे आर अर्थ किडनीज, बिकॉज दे प्रोवाइड और दे वर्क इन द सेम वे the way kidney works in our body. The way kidney absorbs nitrogen and phosphorus, and similarly the way kidney absorbs the waste material from our body and sieve it out, similarly the wetlands, they absorb waste materials and they sieve out in order to filter out the pure water. Ocean coasts are also known as wetlands, but with the conditions their depth should not exceed 6 meters at low tide. ये पीटी पर्सपेक्टिव से ये बातें याद रखनी है कि ओशन के अलॉन्ग जो कोस्ट होता है वो भी वेटलैंड कहा जा सकता है, बशर्ते कि वहाँ का डेप्थ जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इवन इन द लो टाइड टाइम। अभी करंट न्यूज़ क्या है, आखिर वेटलैंड्स के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो कल का दिन 2 फरवरी पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे की तरह मनाया जाता है। क्या खासियत है इस दिन की, तो इसी दिन 2 फरवरी को 1971 में वेटलैंड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन साइन किया गया जिसको हम लोग कहते हैं रामसार कन्वेंशन। रामसार इज ए सिटी इन ईरान, और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन साइन किया गया 1971 में वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, और ये कन्वेंशन साइन किया गया ऑन 2 फरवरी, एंड दैट इज़ वाई 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो जो 2023 है वो दैट इज़ गोइंग टू बी 52nd एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे, और 2023 का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। आई एम सो सॉरी। इंडिया के अंदर बात की जाए वेटलैंड्स की तो देयर आर टोटल 75 रामसार साइट्स। देखिए, अभी बात करते हैं वेटलैंड्स की, हमने बात की तो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे कई सारे वेटलैंड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को रामसार साइट की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। जिन जिन वेटलैंड्स को रामसार साइट की तरह आइडेंटिफाई किया गया है उन साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे जो भी मेंबर कंट्री जो रामसार कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, दे शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अप्रोच कि कैसे इन इम्पॉर्टेंट साइट्स को, वेटलैंड साइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मुद्दा यह है कि रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत, रामसार कन्वेंशन फॉर वेटलैंड्स के अंतर्गत कई सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को दुनिया भर में आइडेंटिफाई किया गया है, और उन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए ग्लोबल लेवल पे कलेक्टिव एफर्ट्स लिए जाते हैं। इंडिया में इस तरह के 75 रामसार साइट्स हैं। ये 75 नंबर्स के पीछे भी लॉजिक है। हमारी आज़ादी की 75वीं साल पूरी हुई 2022 में, तो आज़ादी के 75वें साल के अवसर पे भारत सरकार ने फैसला लिया कि हमारे देश के
टोटल 75 रामासार साइट्स होंगे, और फिर जल्दी जल्दी करके पिछले साल तक तो 46 ही रामासार साइट्स थे हमारे, फिर पिछले साल जल्दी जल्दी करके 29 और रामासार साइट्स ऐड किए गए, एंड इंडिया नाउ हैज़ टोटल 75 रामासार साइट्स। बात की जाए अगर स्टेट्स के लेवल पे, तो तमिलनाडु हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामासार साइट, दैट इज़ 14। अब देखिए तमिलनाडु में 14 रामासार साइट्स हैं। इंडिया इन 1982 बिकेम सिग्नेटरी ऑफ दिस रामासार कन्वेंशन, सो इंडिया वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर। याद रखिएगा, एग्जैक्टली डेट या ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट रिमेंबर कि इंडिया वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ रामासार कन्वेंशन। अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड, तो यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर सबसे ज़्यादा रामासार साइट्स हैं, द नंबर आर 175। If we talk about Assam state, then there is just one Ramasar site या Ramasar wetland in Assam, जो है दीपोर बील। The next topic is about Sustainable Finance Working Group. This topic is important from our syllabus GS paper to international institutions point of view. देखिए वैसे तो ये छोटा न्यूज़ है, लेकिन APSC परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 की जो मीटिंग चल रही है इंडिया भर में, अभी तो गुवाहाटी में ही चल रही है, तो उसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की। ये सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप G20 के अंतर्गत ही एक ग्रुप है, और इस ग्रुप का पहला मीटिंग हुआ है गुवाहाटी के अंदर। तो G20 के अंदर सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, और सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग गुवाहाटी में हुई है। इस कारण से यह सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मेरे समझ से APSC एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स या मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, पहले ये ज़रा समझते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, ये जो ग्रुप है G20 मेंबर कंट्रीज़ का, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स आए हैं उनका, इस ग्रुप का मेन एम है कि पैसों का मोबिलाइजेशन किया जाए, पैसे अरेंज किए जाए फॉर मोर एंड मोर ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी से मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को कम कर सके, अबेट कर सके। सो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप एम्स टू मोबिलाइज सस्टेनेबल फाइनेंस के वो तरीके जिससे सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके, टू हेल्प इंश्योर ग्लोबल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रमोट द ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। सरल भाषा में कहें तो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का मेन गोल ही है कि दुनिया भर में ऐसे अप्रोच डेवलप किए जाए जिससे फंड अरेंज हो पाए, इस तरह के फंड जिससे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ या ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, या दूसरे शब्दों में कहें, सिंपल शब्दों में, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन तरह की टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। न्यूज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्यों सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप विच कम्स अंडर G20, इसकी पहली मीटिंग हुई है, और वो भी हुई है कहाँ, गुवाहाटी असम में। तो हर एक फैक्चुअल चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यू सी 95 डेलीगेट्स from G20 member countries attended this first sustainable finance working group. 95 delegates from different segments like 14 अलग अलग कंट्रीज से आए, या 14 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक से भी डेलीगेट्स आए। द मीटिंग वॉज इनॉगरेटेड बाय आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। 3 जो प्रायोरिटी एरियाज डिस्कस किए गए सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप में, मैकेनिज्म फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ टाइमली एंड एडिक्वेट रिसोर्स फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। तो सीधा सीधा रट लीजिए, मेंस पर्सपेक्टिव से बातें सब वही हैं, ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मिटिगेशन या अडेप्टेशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद मिले। पर 3 प्रायोरिटी एरियाज डिस्कस किए गए हैं, बताए गए हैं, तीनों में कुछ खास अंतर है नहीं, लेकिन ऑफिशियली ये 3 एरियाज बताए गए हैं। तो मेंस में जब आएगा सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप तो कुछ तो लिखने के लिए हो। तो 3 एरियाज हैं, मैकेनिज्म फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ टाइमली एंड एडिक्वेट रिसोर्स फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, enabling finance for sustainable development goals, and capacity building for the ecosystem of financing towards sustainable development. तो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का मेन गोल है कि जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, जो 2030 तक चलने वाले हैं, जिनको हम एजेंडा 2030 भी कहते हैं, उन गोल्स को मीट करने के लिए फंड मोबिलाइजेशन किया जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है हमने। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्कोप ऑफ एंजल टैक्स विच हैज़ बीन एक्सपैंडेड इन द
recently announced budget, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं कि एंजल टैक्स होता क्या है। देखिए, एंजल टैक्स एक तरीके का इनकम टैक्स है। कैसे काम करता है, क्या होता है, वो जरा समझिए। मान लीजिए कि ये एक इंसान है, इसकी एक कंपनी है। इस कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए 1 करोड़, लेकिन इस इंसान ने अपने कंपनी के 10% शेयर बेचे किसी दूसरे इंसान को, तो 10% शेयर का वैल्यू होना चाहिए 10 लाख, लेकिन ये दूसरा इंसान जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसने दे दिया 30 लाख रुपए 10% शेयर के लिए, जबकि इस कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए 1 करोड़। तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख, लेकिन इन्वेस्टर ने 10% के शेयर के लिए 30 लाख रुपए लगा दिए। तो माना जाएगा कि जिस इंसान की पहले से कंपनी थी उस इंसान को गेन हुआ है 20 लाख रुपए का एडिशनल गेन, क्योंकि मार्केट रेट के हिसाब से शेयर्स के दाम होने चाहिए 10 लाख, लेकिन इन्वेस्टर ने ज़्यादा पैसे दे दिए, इसीलिए इस इन्वेस्टर को कहा जाएगा एंजल इन्वेस्टर, और जो पैसा दिया है वो पैसा इस इंसान के लिए इनकम कहा जाएगा। तो 10 लाख की मार्केट रेट के हिसाब से कंपनी का 10% शेयर होना चाहिए, लेकिन शेयर बिका है 30 लाख में, तो 20% जो एक्स्ट्रा इनकम है उस पे टैक्स देना होगा सरकार को, और उसको कहा जाएगा एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स इज अ काइंड ऑफ इनकम टैक्स ओनली विच arises when an angel investor makes investment in an unlisted company at a rate much higher than the market rate of the shares of those company। देखिए, अनलिस्टेड कंपनी से हमारा मतलब है कि वो कंपनी जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके शेयर जो है वो सेकेंडरी मार्केट में बेचे या खरीदे नहीं जा रहे हैं। अनलिस्टेड कंपनियों में एंजल टैक्स का स्कोप बनता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनियों में तो शेयर के दाम सबको पता है। अगर इसकी कंपनी लिस्टेड होती, शेयर बाजार में इसके शेयर्स बिक रहे होते 120 रुपये के, 130 रुपये के, उस केस में इन्वेस्टर पागल थोड़ी है कि वो जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा पैसे निकाल करके देगा। तो लिस्टेड कंपनियों में एंजल टैक्स का स्कोप नहीं बनता है। एंजल टैक्स का स्कोप बनता ही है अनलिस्टेड कंपनियों में, जहाँ पे शेयर के प्राइस जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से मार्केट रेट में पता नहीं होते हैं लोगों को। तो नाउ आई होप इट इज़ क्लियर कि if a share price is issued, if the share price of issued share is seen in excess of the fair market value, fair market value होनी चाहिए इसके शेयर्स की 10 लाख, लेकिन शेयर प्राइस 30 लाख मिल गए, तो ऐसा अगर होता है तो उस केस में एंजल टैक्स लगता है। 2012 में ये एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, विच इज़ अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स ओनली, जिस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा ऑन द फंडिंग रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर। तो कोई भी इन्वेस्टर आता है और 30 आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देता आपके शेयर वैल्यूज़ के हिसाब से, तो फिर उसके ऊपर, उस एक्स्ट्रा मनी के ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा, जिसको कहा जाएगा एंजल टैक्स। अब न्यूज़ क्या निकल कर के आ रही है, तो देखिए, अभी तक जो एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट था जो 2012 से लाया गया था, जो अभी तक एप्लीकेबल था, उसके हिसाब से एंजल टैक्स वाज एप्लीकेबल ओनली ऑन ए रेजिडेंट इन्वेस्टर। सिर्फ हमारे देश का कोई इन्वेस्टर था, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, आप भी इंडिया के हैं, आपकी कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मार्केट रेट से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट रेट से ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ मैं, तो उस केस में मेरे ऊपर एंजल टैक्स लगाया जा सकता है। तो एंजल टैक्स वाज अर्लियर एप्लीकेबल ओनली ऑन रेजिडेंट इन्वेस्टर, लेकिन इस नए बजट के हिसाब से, नया जो बजट अभी रखा गया इसके हिसाब से, नाउ एंजल टैक्स कुड बी अप्लाइड इवन ऑन नॉन रेजिडेंट और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स। तो नॉन रेजिडेंट यानी कि हमारे देश की अगर कंपनी नहीं भी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो भी अगर वो मार्केट रेट से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो फिर उस पर एंजल टैक्स लग सकता है। एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी ज़रा देख लेते हैं। एंजल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को अमेंड करके सेक्शन 56 सब क्लॉज 2(7)(b) को इंट्रोड्यूस किया गया, और जिसकी मदद से 2012 में एंजल टैक्स लाया गया। अब एंजल टैक्स को एग्जैक्टली क्यों लाया गया था वो भी जरा समझिए। दिस वॉज डन टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रोसेस है जिससे ब्लैक मनी को लीगल मनी में लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एंजल टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या रिलेशन है वो समझिए। देखिए, मान लीजिए कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में
मेरे कंपनी है 1 करोड़ की, तो उस कंपनी के 1 करोड़ की कंपनी का 10% शेयर 10 लाख का होता है। लेकिन किसी कोई दूसरा इंसान है, उसके पास बहुत सारा काला धन है, वो मुझे कैश में कुछ पैसा देना चाहता है। अभी मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, आप ये पैसा मुझे दे तो दे रहे हो, काला धन दे तो रहे हो, लेकिन मैं आपको मार्केट रेट से ज़्यादा चार्ज करूँगा, तभी अपने कंपनी के शेयर्स दूंगा। यानी कि शेयर्स के वैल्यू होने चाहिए, एक शेयर या 10% शेयर 10 लाख का होना चाहिए, लेकिन मैं आपको 10% शेयर 20 लाख में दूंगा। लेकिन जिसके पास काला धन है वो सोचेगा कि चलो 10 लाख का सामान 20 लाख में मिल रहा है तो ही सही, लेकिन 20 लाख जो ब्लैक मनी है वो तो निकल रहा है। तो इस चक्कर में बहुत बार पहले लोग जो हैं अपनी कंपनियों के शेयर्स दूसरों को बेच देते थे हाइयर प्राइस पे और उनका ब्लैक मनी एब्जॉर्ब कर लेते थे। अभी मैं तो यही दिखाऊंगा कि मुझे 20 लाख मिला है इस इंसान से, ऐसे जगहों से जो और मैंने अपने शेयर्स बेचे। बट दिस इज हाउ द ब्लैक मनी and layering after layering and money laundering was done. So there are many more complex processes as well. अलग अलग कंपनियों में लोग शेयर से उसके वैल्यू से ज़्यादा पैसा दिखा देते थे। मैं अपनी 10 लाख का शेयर है लेकिन उसको बेच रहा हूँ 20 लाख में, आप जो है वो मुझे 20 लाख नहीं दे रहे, 10 लाख ही दे रहे हैं। सो देयर आर मेनी वेज जिससे लोग मनी लॉन्ड्रिंग के जो तरीके हैं, यानी कि ब्लैक मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के तरीके इस्तेमाल कर रहे थे कंपनी के शेयर्स खरीद के। नई कंपनी, अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स खरीद करके उनके मार्केट प्राइस से बढ़ा करके। तो इसको रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए फिर एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 2012 में। लेकिन एंजल टैक्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप डेफिनेशन पढ़िए एंजल टैक्स का, कि अनलिस्टेड कंपनियों का पैसा, अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स बेचे जाएं ऑन हायर दैन द फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है? हाउ डू एनीवन कैन नो और हाउ कैन एनीवन नो? फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है XYZ, SPM ही है मेरी कंपनी, हमारी कंपनी है, तो इसका क्या शेयर वैल्यू होगा? हाउ कैन वन इवैल्यूएट व्हाट इज द फेयर मार्केट प्राइस? हाउ कैन यू नो? अनलिस्टेड कंपनियों में जानना कठिन होता है। कैसे जानेंगे आप? व्हाट इज द वे? तो देर इज नो डेफिनेटिव और ऑब्जेक्टिव वे टू मेजर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ए स्टार्टअप। बहुत बार इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसी स्टार्टअप में इसलिए नहीं पे करते हैं क्योंकि वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। इन्वेस्टर्स उसके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इस कारण से वो उसके करंट मार्केट वैल्यू से बढ़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको ये लगता है कि ये ज़रूर इसके पीछे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग होगी, या फिर इसमें एंजल टैक्स लगना चाहिए क्योंकि द इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मच मोर दैन what it should be. For example, if I say कि organization like SPM, so someone invests today in SPM but not on the current status of SPM but seeing the future of the SPM, and as per that person the future is good. I'm just giving an example कि फ्यूचर काफ़ी अच्छा है और इस कारण से जो उसकी मौजूदा वैल्यू से ज़्यादा वो बढ़ा करके पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी है। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ बोलेंगे कि नहीं, ये एंजल इन्वेस्टर है, इसने आपके करंट प्राइस से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इस पे आप एंजल टैक्स भरिए। सो दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लमेटिक एरिया विथ एंजल टैक्स कि हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट इज़ फेयर मार्केट वैल्यू, हाउ डू यू डिटरमाइन कि हाउ द इन्वेस्टर हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट कीपिंग द फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ इन माइंड। सो दैट लीड्स टू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर स्टार्टअप्स को फंड अट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि जब भी वो फंड अट्रैक्ट करते हैं एंजल टैक्स लग जाता है उनके ऊपर। सो दीज आर सम नेगेटिव थिंग्स एसोसिएटेड विद एंजल टैक्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Narayanpur session of Assam Sahitya Sabha. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. 76th biennial session यानी कि 2 साल में होने वाला एक बार सेशन ऑफ आसाम साहित्य सभा वॉज हेल्ड एट नारायणपुर इन लखीमपुर। 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलेगा। और 76th सेशन ऑफ आसाम साहित्य सभा के जो प्रेसिडेंट हैं अब वो है डॉक्टर सूर्य हजारिका, यानी कि आने वाले 2 साल तक डॉक्टर सूर्य हजारिका विल रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा। लखीमपुर में इससे पहले भी आसाम साहित्य सभा के सेशन हो चुके हैं 1933 में, 1966 में, 84 में, 2003 में। नारायणपुर की अगर बात की जाए, इस साल चूँकि नारायणपुर में आसाम साहित्य सभा हुआ तो नारायणपुर बिकम्स इम्पॉर्टेंट प्लेस, उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ नारायणपुर डेट्स बैक टू अर्ली मेडिएवल पीरियड दैट इज समवेयर क्लोज टू 8th century। माना जाता है कि दिमासास एंड कचारीज had their territory in this area which was known as दिल्ली,
Delei. A stone tablet inscription known as Pathali Pahar stone inscription is the longest ever of its kind in Assam in Brahmini script belonging to 8th century, and it says that the present Narayanpur area was ruled by Bhuyan clans of Bagdatta lineage. Narayanpur is also birthplace of Sri Sri Madhav Dev, the great disciple of Srimant Shankar Dev. तो कुछ लोगों का मानना है कि माधव देव जी was born on Ujirar Tol in 1489. Though it is a disputed fact, some other believe he was born at Leteku Pukhari. The next article is about new president of Assam Sahitya Sabha. तो अभी मैंने बताया सूर्य हजारिका जी इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा. इनसे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं. फेमस लिटरेचरर, जर्नलिस्ट, सॉन्ग राइटर, पोएट, फिल्म मेकर, एजुकेशनिस्ट. Dr. Surya Hajarika has been now elected as a president of Assam Sahitya Sabha for the year 2023 to 2025. Dr. Hajarika has received Padma Shri Award in 2008 for literature and education. He became lifetime member of Assam Sahitya Sabha in 1979, and Dr. Surya Hajarika edited fortnightly newspaper Bahaniman, published in Dibrugarh since 1980. Topic number 6 is about Saligram rocks. This topic is important from prelims exam point of view. देखिए इस तरह के दो बड़े बड़े रॉक्स नेपाल से मंगाए गए हैं अयोध्या में. इन दो रॉक्स की मदद से दो आइडल्स बनाए जाएंगे, एक भगवान राम का और दूसरा गॉडेस सीता का. तो दो आइडल्स बनाए जाएंगे, श्री राम एंड गॉडेस सीता के आइडल्स बनाए जाएंगे विथ हेल्प ऑफ दीज टू सालिग्राम रॉक्स विच हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम नेपाल. तो ये जो रॉक्स हैं लगभग 6 करोड़ साल पुराने हैं. इनको सालिग्राम रॉक्स इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि इनको लाया गया है, दे हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सालिग्रामी रिवर, दैट इज काली एंड गंडकी रिवर इन पोखरा रीजन ऑफ नेपाल. कल जो बजट से दो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर देख लेते हैं. मैक्सिमम एक्सपेंडिचर विल हैपन इन इंटरेस्ट पेमेंट एंड मैक्सिमम सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज में से हाईएस्ट रेवेन्यू विल कम थ्रू GST. That's all from our side for today. Thanks for watching.